brought to you by Candid. रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे झाग स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। भारत ने कनाडा के नागरिकों के वीजा पर रोक लगाई तो जस्टिन ट्रूडो का फाइनली बयान आया। अमेरिका में जाकर सफाई भी दी, कहा भारत के साथ संबंध बेहतर रखना चाहते हैं लेकिन अपने यहाँ की कानून व्यवस्था का हवाला दिया। पर असली कहानी कुछ और है। क्या ट्रूडो पियरे के मुकाबले लोकप्रियता में पिछड़ रहे हैं? प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में दिख रही है, इसलिए ये सब कर रहे हैं? और अमेरिका, जहां पर ये बयानबाजी हो रही है यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में, वहां भारत का पक्ष रखने कौन जा रहा है? और एक सवाल ये भी कि ये जगमीत सिंह कौन है जिसकी पार्टी के सपोर्ट के बिना पर ट्रूडो को खालिस्तानी मुद्दों पर बाह मरोड़ कर अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। संसद से निकली बात दूर तलक असर करती है, जैसा कि ट्रूडो के साथ हो रहा है। 21 सितंबर को वो न्यूयॉर्क पहुंचे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी यूएनजीए की बैठक में हिस्सा लेने। ये यूएन की सबसे बड़ी इकाई है, 193 देश इसके मेंबर हैं। सालाना बैठक को आमतौर पर सदस्य देशों की सरकार के मुखिया संबोधित करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर यहाँ पर भारत का पक्ष रखेंगे, भाषण देंगे। इसी दौरे पर वो अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन समेत कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। यूएनजीए के बारे में हम दुनियादारी में पहले भी विस्तार से बता चुके हैं। अगर आपकी दिलचस्पी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस एपिसोड का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल हम ट्रूडो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आते हैं। भारत के साथ विवाद पर वो क्या बोले, 3 बिंदुओं में समझते हैं। सबूतों पर बोले, हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, भारत सरकार को मामले की गंभीरता समझनी चाहिए और जांच में सहयोग करना चाहिए। There are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. संसद में ऐलान के फैसले पर कहा, हमने काफी सोच विचार के बाद सदन को बताया था भारत के साथ संबंधों पर। इसमें कोई शक नहीं कि भारत की अहमियत बढ़ी है। हम उनके साथ रिश्ते बचाकर रखना चाहते हैं, उकसाना या समस्या को बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन कानून के शासन और कनाडाई नागरिकों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा जाएगा। And we're not looking to provoke or cause problems, but we are unequivocal around the importance of the rule of law and unequivocal about the importance of protecting Canadians and standing up for our values. That's why we call upon the government of India to work with us to establish processes to discover and to uncover the truth of the matter and to allow justice and accountability to be served. वीजा बैन के सवाल को ट्रूडो ने टाल दिया। भारत द्वारा वीजा पर रोक के बाद बदले की कार्रवाई की आशंका है, हालांकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब एक एक कर इन तीनों बयानों की पड़ताल करते हैं। पहला बयान सबूतों का। ट्रूडो ने जो संसद में कहा था वही न्यूयॉर्क में दोहराया, लेकिन ना वहां सबूत दिए ना न्यूयॉर्क में। उन्होंने भारत सरकार को भी सबूत मुहैया नहीं कराए हैं। No specific information has been shared by Canada on this case, either then or before or after. We have, as we have said, or I think it's been made very clear, we are willing to look at any specific information. We have conveyed this to the Canadian side, made it clear to them that we are willing to look at any specific information that is provided to us. But so far, we have not received any such specific information. There was a indirect question on that. Let me also point out that from our side, very specific evidence about criminal activities by individuals based on Canadian soil has been shared with the Canadian authorities on a regular basis, but not been acted upon. ट्रूडो सबूत रिलीज नहीं कर पा रहे, लेकिन पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटने में उन्हें कोई परहेज नहीं। इसको लेकर कनाडा की मीडिया भी नाराज है। 21 सितंबर को कनाडाई अखबार ग्लोबल एंड मेल ने अपने संपादकीय में लिखा, पुख्ता आरोपों और संभावित लिंक का कोई सबूत अभी तक नहीं मिला, सरकार की मंशा साफ नहीं हो रही। ट्रूडो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे बात कर चुके हैं। वहां के खुफिया अधिकारियों से चिंता भी जताई जा चुकी है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को ब्रीफ भी किया गया है। एक वरिष्ठ डिप्लोमेट को वापस भेजा गया है।
और ट्रेड टॉक भी रोकी गई है। लेकिन ट्रूडो देश को ये नहीं बता सके कि ऐसा क्या मिला है जिसके चलते सरकार को ये सब करना पड़ा। प्रधानमंत्री को राज से पर्दा उठाना चाहिए ताकि मुल्क में और मुल्क से बाहर उनकी साख बरकरार रहे। ये तो एक अखबार की टिप्पणी हुई। कनाडा के एक और अखबार नेशनल पोस्ट में माइकल हिंगिस ने एक टिप्पणी दर्ज की। हिंगिस लिखते हैं, विदेश से जुड़े मामले ट्रूडो के लिए बारूदी सुरंग की तरह रहे हैं, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि वो भारत के साथ कूटनीतिक जंग का बटन दबा देंगे। हिंगिस आगे लिखते हैं, प्रधानमंत्री को कानून सम्मत सबूत पेश करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों का सपोर्ट हासिल करने के लिए उन्हें एक भरोसेमंद और तार्किक वजह बतानी होगी। खुफिया रिपोर्ट्स और जांच को लेकर बरती जाने वाली गोपनीयता छोड़ने की जरूरत है। हमें जवाब चाहिए। अगर पुख्ता सबूत हैं तो उन्हें आगे लाना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ दांव पर लग चुका है। न सिर्फ आरोप गंभीर हैं, बल्कि इसका असर भी दूरगामी होगा। ये थी कनाडा के कुछ अखबारों की टिप्पणियां। अब एक्सपर्ट्स की राय जानते हैं। हमने डेलावेयर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तर खान से पूछा, ट्रूडो सबूत रिलीज करने से हिचकिचा क्यों रहे हैं? क्या वो अपने ही जाल में उलझ गए हैं? जो बयान उन्होंने दिया था पार्लियामेंट में, उसमें उन्होंने कहा था कि हम इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं एंड वी वांट इंडिया टू कोऑपरेट इन इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेशंस पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुए। एक ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि पता चला कि ये खबर ग्लोब एंड मेल के पास मिल गई थी और उन्होंने वो लीक करना चाहते थे ये मैसेज, तो वो लीक को प्रीएम्प्ट करने पर मजबूर होकर ट्रूडो हैड टू गो पब्लिक ऑन दिस इश्यू। इसका मतलब ये है कि इन्होंने बेसिकली बिरयानी अनकुक्ड पेश कर दी है, बिकॉज दे वर नॉट रेडी। लेकिन अगर आप बॉबी घोष नाम के ब्लूमबर्ग के रिपोर्टर हैं, उनकी रिपोर्टिंग ये है कि G20 से पहले से कोशिश कर रहे हैं ट्रूडो इंडिया से इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो G20 में दोनों CBC और ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहे हैं कि बाइडेन ने भी बात की प्राइम मिनिस्टर मोदी से G20 के दौरान कि ये इन्वेस्टिगेशन में इंडिया को मदद करना चाहिए। और खुद ट्रूडो ने पहले भी ट्राई किया, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई कोऑपरेशन मिल नहीं रहा, तो ही इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। तो अब मुझे ये नहीं पता चला कि ऐसी क्या चीज है जो इन्वेस्टिगेशन में जो जिसपे इंडिया की कोऑपरेशन की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि दे आर आइदर आस्किंग फॉर सम ईमेल्स या किसी इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इंटरव्यू वो करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि अब पता चला है कि जो नौयत है इनके पास जो इंफॉर्मेशन की, वो दो किस्म की है। एक ह्यूमन इंटेलिजेंस है, यानी किसी ने किसी का पीछा किया या कोई शख्स ने आके इनको खबर दी। बट दिस ह्यूमन इंटेलिजेंस कुड बी फ्रॉम द खालिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से भी हो सकता है कि वो आके अपने गवर्नमेंट के सामने कुछ शिकायतें की। बट दे आर सेइंग कि एक फाइव आइज का जो ग्रुप है इंटेलिजेंस का, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इनमें से एक मुल्क ने कोई सिग्नल्स डिटेक्ट किया और वो सिग्नल्स यानी बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट किया है, जिसके वजह से उनको इंटेलिजेंस मिली कि इंडिया के एजेंट्स वर इन्वॉल्व्ड इन दिस असैसिनेशन। तो वो खबर, उसका मतलब ये है कि एक नहीं दो मुल्क के पास ये इंटेलिजेंस है, और अगर किसी वन फाइव आइज के पास है तो उसके यकीनन ऑल फाइव ऑफ देम हैव इट। दैट इज द पर्पस ऑफ फाइव आइज के वो इंटेल शेयर करते हैं। तो एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि 5 ऐसे मुल्क हैं दुनिया में जो इस इंटेलिजेंस से वाकिफ हैं, जो एविडेंस ट्रूडो के पास है। और मुख्तलिफ लेवल के बयानात से, मतलब हर मुल्क ने ये जरूर कहा है, न्यूजीलैंड तो कुछ नहीं कह रहा है, बट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, US ये कह रहे हैं कि दे आर कंसर्न अबाउट इट। और अमेरिका में यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेक सलीवन तो उससे भी आगे चले गए। मान लेते हैं कि कनाडा ने सबूत जारी कर दिया, फिर क्या हो सकता है? क्या मामला इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा? द सीरियसनेस, मुझे ये लगता है कि अमेरिका को फिलवक्त वेस्टर्न ममालिकों को इंडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टू बैलेंस चाइना। ना सिर्फ वो मिलिटरीली इंडिया को एक एलाई बनाना चाह रहे हैं, बट इकोनॉमिकली भी वो एलाई, वो जो बेसिकली सप्लाई चेन वो चाइना से इंडिया को शिफ्ट कर रहे हैं। आपने देखा ऑलरेडी एप्पल 14, आईफोन 14, आईफोन 15 दोनों इंडिया से आ रहे हैं अब। सो दे वांट, इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट वेस्ट के लिए, और इंडिया की इस तरह की हरकतों से इट क्रिएट्स कॉम्प्लिकेशंस फॉर द वेस्ट। दे डोंट वांट इंडिया टू डू दिस अनडेमोक्रेटिक चीजें। तो मुझे लगता है कि
अगर ये चीज सामने नहीं आती, अगर G20 के लेवल पे वहीं पर खामोशी से अगर ये मसला हल कर देते तो शायद ये दब जाता। तो आई थिंक इट इज इन द US इंटरेस्ट के ये सीन को पर्दे के पीछे ले जाए और इसको हल कर दे, खासतौर से अगर इनके पास ऐसी इंटेलिजेंस है कि इंडिया ने ये चीज की है। अगर आप देख रहे हैं इंडियन ऑफिशियली गवर्नमेंट तो इसको डिनाई कर रही है, कैनेडियन मीडिया ये कह रही है कि इन प्राइवेट इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट डिनाइंग इट, पब्लिकली डिनाई कर रही है लेकिन प्राइवेट में डिनाई नहीं कर रही, विच इज क्वाइट कॉन्ट्रडिक्टरी ना। तो उसके बावजूद अलबत्ता एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट पाकिस्तान में मारा गया, उससे पहले एक कश्मीरी एक्टिविस्ट शायद लाहौर या कराची में मारा गया। So there is already a track record of India's enemies being killed overseas. इंग्लैंड में भी कोई खालिस्तानी एक्टिविस्ट जहर के थ्रू मारा गया। सो देयर आर रेपुटेशन, मतलब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि डिफरेंट मुल्क में इंडिया के दुश्मन मर रहे हैं एंड नॉट नेचुरल डेथ्स। तो इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग सिनेरियो। अगर एविडेंस है कनाडा के पास, वो इसलिए नहीं प्रेजेंट कर रहा है कि दे आर नॉट रेडी टू प्रोसिक्यूट इट, और उसके बाद का स्टेप क्लियर नहीं है, मतलब विल इट बी ए डिप्लोमेटिक स्टेप या क्या स्टेप है। तो मुझे लगता है कि ये जो डिप्लोमेटिक डिस्कशंस चल रहे हैं जो प्राइवेटली खासतौर से अमेरिका और इंडिया के बीच में ऑन दिस इश्यू, जेक सलिवन ने कहा कि ऑलरेडी हो चुके हैं और हो रहे हैं और होने वाले हैं। तो ये जो प्राइवेट बिहाइंड द सीन्स जो डायलॉग चल रहा है बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया, US एंड इंडिया, मेरे ख्याल से दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे टू गो फॉरवर्ड जिसमें दोनों मुल्कों की फेस सेविंग, बेसिकली यही चाहिए ना, फेस सेविंग। लेकिन अगर ये मसला हल नहीं होता तो जो इंडिया का इलेक्शन सीजन है, मुझे लगता है कि उसके बेसिस पे शायद ये ज्यादा बिगड़ जाए मसला, स्पेशली अगर वेस्ट डिमांड करती है कि इंडिया पब्लिकली कुछ एक्नॉलेज करे। आई एम नॉट श्योर कि मोदी गवर्नमेंट ये एक्नॉलेज करने के लिए तैयार है कि उन्होंने कोई लीगल हरकत की है। हालांकि इंडिया में एनकाउंटर्स तो बहुत होते हैं, एनकाउंटर का तो कल्चर ही है इतने सालों से, राइट। दिस इज लाइक एन एनकाउंटर बट इन ए डिफरेंट कंट्री। अब दूसरे बयान की तरफ चलते हैं। सदन में जाने का फैसला। विदेशी मामलों के जानकार बताते हैं कि गंभीर मसलों में पहले राजदूत या उच्चायुक्त को बुलाकर आपत्ति दर्ज कराई जाती है, वहां मामला न संभले तब दूसरे विकल्प तलाशे जाते हैं। लेकिन ट्रूडो ने सीधे संसद का रास्ता चुना। कहा कि हमने विपक्ष को भरोसे में लिया था, लेकिन कनाडा के मुख्य विपक्षी दल कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोलिवर ने अगले ही दिन इसका खंडन कर दिया। पियरे बोले, ट्रूडो ने जो संसद में बताया वही अकेले में कही थी, थोड़ा भी कम ज्यादा नहीं। प्रधानमंत्री के तथ्य दुरुस्त होने चाहिए, हमें सबूत चाहिए ताकि हम उसके आधार पर राय बना सकें। एक चर्चा यह भी है कि ट्रूडो अपना पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए निज्जर वाला कार्ड खेल रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग और दूसरे बुनियादी मसलों पर उनके प्लान्स में भरोसा घटा है। 21 सितंबर 2023 को कनाडा के ग्लोबल न्यूज ने नेताओं की लोकप्रियता पर सर्वे का रिजल्ट जारी किया था। इसके मुताबिक कनाडा की 40% जनता पियरे पोलिवर को पीएम के तौर पर देखना चाहती है। ट्रूडो दूसरे नंबर पर हैं 31% की पसंद के साथ। इस विषय पर और जानकारी के लिए हमने बात की ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में फेलो विवेक मिश्र से। पूछा, क्या ट्रूडो की चमक फीकी पड़ रही है? भारत के साथ विवाद का उनके पॉलिटिकल करियर पर असर पड़ सकता है? और घरेलू राजनीति के कंपल्शंस क्या हैं? आप देखें कि 2021 में जब इलेक्शंस हुए थे कनाडा में, तो लोकप्रियता कितनी है जस्टिन ट्रूडो की, ये उसी समय जग जाहिर हो गया था। क्योंकि आप देखेंगे उनको बहुत ही रिपब्लिकन पार्टी के मुकाबले उनके सीट्स कम थे, और इसीलिए उनको सपोर्ट लेना पड़ा बाहर से, जो कि जगमीत सिंह की पार्टी है और NDP पार्टी है। तो लोकप्रियता खासकर इस इंसिडेंट के बाद, ये भारत के साथ तनाव के बाद, और भी ज्यादा उनको सेटबैक मिलेगा। और क्योंकि आप देखेंगे कि 8.5 लाख जो है नॉन सिख डियास्पोरा है, और काफी बड़ी डियास्पोरा है भारत की वहां पे। तो अगर उनको फिजिकली थ्रेट किया जाए, कई कैनेडियंस तो चाह रहे हैं कि अब वापस आ जाए भारत, तो ऐसे माहौल में आप कोई पसंद तो नहीं करेगा। और आप देखेंगे क्योंकि ये कि मजे पॉलिटिशियन है नहीं, इनके फादर पियर ट्रूडो भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस जो आना चाहिए था, जो स्टेट क्राफ्ट का एक्सपीरियंस था, वो बिल्कुल भी इनके पास नहीं है। तो इन सबको सामने रखते हुए ऐसा इनकी लोकप्रियता पर खासा
असर पड़ेगा, खासकर इस इंसिडेंट के बाद तो और भी। अब आते हैं बयान नंबर 3 पर कि हम भारत को उकसाना नहीं चाहते। ट्रूडो ये बयान कई बार दोहरा चुके हैं, लेकिन भारत ने आरोपों को गंभीरता से लिया। वीजा सर्विस पर रोक के बाद कनाडा के उच्चायोग को स्टाफ कम करने को कहा। विदेश मंत्रालय ने कनाडा को आतंकियों का सुरक्षित ठिकाना बताकर संबोधित किया। वहां के मीडिया में भी इसकी चर्चा है। सीबीसी न्यूज ने लिखा, 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 बार ऐसा बोला गया। बताने का मतलब ये है कि भारत के हर एक कदम की धमक वहां तक महसूस हो रही है। भारत कोई छूट देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि कनाडा पीछे नहीं हट सकता। दोनों देशों के रिश्ते उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां से वापस लौटने में वक्त लगेगा। क्या ये विवाद और बढ़ने वाला है? और अगर कभी वे वापस लौटना चाहें तो शुरुआत कहां से करनी होगी? अगर ट्रूडो साहब वापस लौटना चाहें तो बहुत ही ऑप्शंस हैं। इंडिया ने तो बस रिटेलिएट किया है, पॉलिसीज तो उन्हीं की हैं। तो ऑप्शंस बहुत हैं कि आप ये जो सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन है, देखिए ये पहली बात तो ये है, आप इंटेलिजेंस बेस्ड पे अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चलती है तो द फर्स्ट रूल ऑफ स्टेट क्राफ्ट इज कि वो उसको कम्युनिकेट प्रॉपर चैनल से आप स्टेट को बताएं, ना कि आप एक पार्लियामेंट में स्टैंड ले लें और विदाउट एनी एविडेंस आप कुछ बोल दें और स्टेट के रिलेशंस खराब हो जाएं। ये तरीका नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, और कई जगह और भी कहा है मैंने, कि स्टेट क्राफ्ट में इन्होंने बहुत ही इमेच्योरिटी दिखाई, और खासकर इंटेलिजेंस जब इन्वॉल्व हो। तो पहली तो बात ये है। दूसरी बात, अगर आपको इसको वापस करना है, जिसके रीजंस बहुत हैं और जिसके प्लैंक्स बहुत हैं, एक तो ट्रेड है। आप कैनेडियन पेंशन फंड जो है वो खुद ही पेंशन फंड की 45 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। तो आप सब अगर इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट को इरोड नहीं करना चाहते हैं, बायलैटरल रिलेशंस को ठीक रखना चाहते हैं, तो आप ये जो भी इन्वेस्टिगेशन है अगर है, इंडियन एमईए ने तो डिनाई कर दिया कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमसे शेयर नहीं किया गया। तो पहले तो आप ये पब्लिकली स्टैंड, आप कहीं और कुछ यूएन में जाके कुछ और बोल रहे हैं, कल ट्रूडो ने यूएन में कुछ बोला, आप सीधा एक चैनल हॉटलाइन करिए, इंडियन गवर्नमेंट से बात करिए। अगर आपको ऐसी बात है तो प्रॉपर चैनल के थ्रू दो गवर्नमेंट में बात होगी, तभी बात सुलझेगी और तभी रिश्ते जो हैं वो वापस आ सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अभी शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है कि ये रिश्ते वापस होंगे, क्योंकि ये कुछ खासा एलिगेशंस लग गए हैं। और कनाडा के आप पॉलिटिक्स देखें, पिछले 10 साल में बहुत ही नीचे गया है, खासकर एंटी इंडिया एलिमेंट्स बढ़ गए हैं। और इंडियन इंटरेस्ट्स के लिए तो वो बिल्कुल ही अच्छे काम वहां नहीं हो पा रहे हैं। तो जब तक कनाडा ये स्टेप्स डोमेस्टिकली नहीं लेता है, इन एलिमेंट्स को रिस्ट्रेन नहीं करता है, तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगा वापस आना। आपने बयानों का तिया पांचा समझा। अब इंटरनेशनल इंपैक्ट समझते हैं। कनाडा अमेरिका का पड़ोसी है, दोनों नेटो और फाइव आइज का हिस्सा है। नेटो में साझा सुरक्षा का प्रावधान है, जबकि फाइव आइज के देश आपस में खुफिया सूचनाएं साझा करते हैं। अमेरिका और कनाडा के अलावा इसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन है। इन सब में सबसे प्रभावशाली अमेरिका है। उसके बयान पर सबकी नजर थी। शुरुआत में खबर चली कि अमेरिका ने निज्जर विवाद में कनाडा का साथ देने से इनकार किया, वो भारत की निंदा भी नहीं करेगा। फिर 21 सितंबर को घटनाक्रम बदला। जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि किसी को छूट नहीं दी जाएगी, हम कनाडा की जांच का समर्थन करते हैं, लेकिन भारत, चीन या रूस नहीं है, इसलिए उनके साथ हम अलग तरीके से डील करेंगे। हमने पूछा, अमेरिका इस विवाद को कैसे देख रहा है, पश्चिमी देशों की दुविधा क्या है, एक्सपर्ट से। देखिए, जो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो बाइडेन के क्रिटिक्स है अमेरिका में, जो बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी से नाखुश है, उनमें से मैं भी एक हूँ। आई डोंट अप्रूव ये जो यूक्रेन में बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है जो बाइडेन की इंडिया पॉलिसी से भी नाखुश है। तो उन्होंने कहा कि बाइडेन इज अबैंडनिंग कनाडा फॉर इंडिया। तो ये बात निकलने लगी कि कनाडा के एलाइज, क्योंकि जो इंग्लैंड से जो स्टेटमेंट आया कि हम बेसिकली हमारी ट्रेड पॉलिसीज और ये मसले को हम अलग रखेंगे, व्हाइल वी आर कंसर्न्ड अबाउट द किलिंग ऑफ निजार, वी विल नॉट लेट इट इम्पैक्ट आवर ट्रेड। तो उसमें उन्होंने क्लियरली सिग्नल कर दिया कि देयर इज नो कॉन्सिक्वेंस टू इंडिया बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड इन कनाडा। लेकिन द यूएस के बारे में भी ऐसी, यहाँ पे वॉशिंगटन पोस्ट में एक ऐसी आर्टिकल छपा था जो क्रिटिकल अबाउट बाइडेन। तो उसको क्लैरिफाई करते हुए जेक सलिवन ने कहा कि ये जो अफवाहें फैल रही हैं कि अमेरिका और कनाडा के बीच में एक दरार पड़ गई है इस मसले को लेकर, वो गलत है। वी आर विथ कनाडा। देखिए, किसी भी वेस्टर्न मुल्क ने, स्पेशली जो फाइव आइज के मुल्क हैं, उन्होंने सख्ती से कोई क्रिटिसिज्म इंडिया का नहीं किया, लेकिन इंडिया को सपोर्ट भी नहीं की और कनाडा को क्रिटिसाइज भी नहीं किया। ये नोटिस नहीं की जा रही इंडिया में। पीपल आर नॉट नोटिसिंग दिस कि देयर इज नो क्रिटिसिज्म ऑफ कनाडा एंड नो सपोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, इसको सपोर्ट समझ रहे।
So because they don't want to anger India or India, तो from the Western perspective it is not always on board मसाइल के तौर पे, तो जो क्रिटिसाइज बाइडन को कर रहे हैं वो अपने आप को डिफेंड करने के, बाइडन ने इंडिया की ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, जिस तरह से इंडिया ने माइनॉरिटीज के साथ जो सलूक किया है उसको बिल्कुल कुछ नहीं कहता। ये जो मणिपुर का जो बड़ा मसला चला है उस पर भी बाइडन ने कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑल द वे टू दिल्ली, वहां पे दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू मेक अ स्टेटमेंट, उन्होंने नहीं किया। सो ये क्रिटिसिज्म बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है। और ये जो मसला है इंडिया में तो दे आर लुकिंग एट इट एज जस्ट अ खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मसला, बट वेस्ट में एक एंगल ये भी है कि दिस इज ए रिफ्लेक्शन कि इंडिया अपने माइनॉरिटीज के साथ कैसा सलूक करता है। तो जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं बाइडन को, उनको सिग्नल जेक सलिवन दे रहा था कि नो, अमेरिका इज नॉट अबैंडनिंग कनाडा, अमेरिका शुरू से इसमें इन्वॉल्व है। और थोड़ी बहुत लीक्स ये भी आए हैं कि हो सकता है कि वो जो सिग्नल्स का जो इंटेलिजेंस है वो अमेरिका से आया हो। So if the intelligence is coming from America, then how can America deny it? अभी वो साफ नहीं हुआ कि वो कौन सा मुल्क है, लेकिन ट्रूडो के पास से ये बयान जरूर आया कि हमने अपने पार्टनर्स यानी बरतानिया, फ्रांस को भी उसने मेंशन किया और यूएस से इंटेलिजेंस शेयर की है, प्लस पब्लिक जाने से पहले उन्होंने यूएस से कोऑर्डिनेट किया। सो द यूएस न्यू कि ट्रूडो वाज गोइंग टू मेक द स्टेटमेंट इन द पार्लियामेंट। तो आप कह सकते हैं कि द यूएस is kind of holding hands with Canada but behind the scenes. अब उस शख्स की कहानी जिसे पूरे विवाद का मास्टरमाइंड माना जाता है, नाम जगमीत सिंह। उसके माता पिता पंजाब से कनाडा गए थे। जगमीत ने बायोलॉजी और लॉ की पढ़ाई की। पॉलिटिक्स में आने से पहले क्रिमिनल लॉयर थे। 2011 में वो पॉलिटिक्स में आए। पहला संसदीय चुनाव हार गए, लेकिन न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी में उनका कद बढ़ता गया। ये पार्टी 1961 में बनी थी, कभी अकेले दम पर सरकार नहीं बना पाई। 2017 में जगमीत इस पार्टी का मुखिया बन गया। तब तक उसका खालिस्तानी कनेक्शन सामने नहीं आया था। पार्टी लीडर बनने के बाद उसने असली रंग दिखाना शुरू किया, खालिस्तानी आतंकियों का बचाव करने लगा। इसी वजह से 2013 में भारत ने उसे वीजा देने से मना कर दिया। फिर आया 2021, कनाडा में प्रधानमंत्री वाला चुनाव हुआ। एनडीपी के खाते में 25 सीटें आई, पार्टी चौथे नंबर पर, लेकिन पहले नंबर पर रही ट्रूडो की लिबरल पार्टी के पास भी बहुमत नहीं था और तब जगमीत ने उनकी पार्टी ने समर्थन दिया। सरकार बनी और अब तक उसी समर्थन से टिकी है। कहा जाता है कि इसी वजह से ट्रूडो सरकार खालिस्तान के मुद्दे पर सख्ती बरतने से हिचकती है। जब ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाया तब जगमीत सपोर्ट में सबसे आगे था। 20 सितंबर को वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक इंद्रानी बागची ने इस मसले पर इकोनॉमिक टाइम्स में एक जरूरी पॉइंट दर्ज किया। उन्होंने लिखा, आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को भारत सरकार से जोड़ने वाले दो लोग थे। पहला गुरपतवंत सिंह पन्नू, भारत में प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस का सरगना, और दूसरा व्यक्ति जगमीत सिंह। 3 महीने बाद ट्रूडो ने उसी आरोप को हूबहू संसद में दोहरा दिया। फिर हमने एक्सपर्ट से पूछा, जगमीत सिंह कनाडा की पॉलिटिक्स में इतना ताकतवर कैसे बना? देखिए, जगमीत सिंह की पॉलिटिक्स तो खालिस्तानी पॉलिटिक्स से बिल्कुल ही जुड़ी हुई है। दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। आप देखें कि, और जहां तक लिबरल पार्टी की सपोर्ट की बात है, जगमीत सिंह के पार्टी एनडीपी के सपोर्ट से ही आज लिबरल पार्टी खड़ी। अगर जगमीत सिंह अपनी वोट्स अपने सपोर्ट खींच लेती है तो वो आज ही सरकार लिबरल पार्टी की गिर जाएगी, ट्रूडो सरकार गिर जाएगी। तो ये एक तो सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि क्यों ट्रूडो सरकार की हाथ बंधी हुई है। और आप देखेंगे कि पिछले 4-5 साल में जगमीत सिंह और खालिस्तानी पार्टियों ने प्रेशर जो है वो लिबरल पार्टी पे बढ़ा दिया है। उसी का नतीजा है कि ये सब खुलेआम हो रहा है और जस्टिन ट्रूडो एक सपोज्ड स्टांस ले रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, एक इमेजिनरी इन्वेस्टिगेशन और लिंक ढूंढ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप एनडीपी जो है उसकी पॉलिटिक्स अगर आप देखें, और खासकर आप अगर चंद्रा आर्या की बातों के भाषणों को फॉलो करें, जो कि एक हिंदू वहां पे एमपी हैं, नॉन सिख हिंदू एमपी हैं, तो आपके घर से ही ये विवाद की बातें आ रही है। उन्होंने खुद कहा है कि, और जो चंद्रा आर्या के अलावा भी जो रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर्स हैं, जो हेड हैं, वो उन्होंने भी कहा है कि आपके पास एविडेंस क्या है, इसको आप सब्सटैंशियली एक एविडेंस से बैक करिए। तो अगर आपके घर से विवादित बातें आ रही है तो ये आपके पॉलिटिक्स को और भी ज्यादा वो डिस्प्ले करता है और आपके फैक्शंस को डिस्प्ले करता है। तो पॉलिटिक्स यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो एक डोमेस्टिक केटरिंग कर रहे हैं, एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, एक डोमेस्टिक सेक्शन को अपीज कर रहे हैं। और जो प्रेशर है, जो खालिस्तानी प्रेशर है, वो खास कुछ सालों में बढ़ गया है, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, उनकी ह्यूमन रिसोर्स मोबिलाइजेशन, उनकी फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन ये काफी बढ़ गई है।
और वो आप देखेंगे खालिस्तानी एक्टिविटीज बढ़ रहे हैं। वो टाइम स्क्वायर में जाके वहां पे एडवर्टाइज कर रहे हैं, वहां का फीस कौन दे रहा है। सो आप देखेंगे कि फाइनेंशियल रिसोर्सेस काफी बढ़ गए हैं उनके पास, और उसी का नतीजा है कि ट्रूडो गवर्नमेंट के हाथ बंधे हुए हैं जगमीत सिंह के द्वारा। जाते जाते एक और जरूरी सवाल, जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान के मसले पर अक्सर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की दुहाई देते रहे हैं। हम समझना चाहते हैं कि इस मामले में अभिव्यक्ति की आजादी का दायरा कहां तक है और क्या ट्रूडो पॉलिटिकल हित साधने के लिए इसका सहारा लेते हैं। देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक काफी ब्रॉड है, यानी इसमें मिसाल के तौर पे रिलीजियस बिलीफ भी आ जाते हैं, आपके पॉलिटिकल बिलीफ भी आते हैं, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आल्सो इंक्लूड्स आपके हुकूक के आप एक पॉलिटिकल पार्टी भी बना के आप लड़ सकते हैं। सो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जब तक कि आप किसी दूसरों को वायलेंस से थ्रेटन ना करें और किसी दूसरे के राइट्स के हुकूक को आप ना मारें, यू हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन। आपके ओपिनियन कितने भी मतलब यूं कहिए कि निंदाजनक हैं, मतलब डिजर्विंग ऑफ क्रिटिसिज्म है, यू आर अलाउड। रेसिस्ट भी बयानात देते हैं। सो उनका कहना है कि एज लॉन्ग एज द खालिस्तानीज आर परस्यूइंग डेमोक्रेटिक और पब्लिक, जैसा कि रेफरेंडम ऑर्गेनाइज करना, ये तो किसी भी डेमोक्रेसी शुड कंसिडर इट एज वैलिड। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर पंजाब में, दिल्ली में, तमिलनाडु में इफ दे वांट टू हैव अ रेफरेंडम फॉर सेपरेशन, दे शुड बी अलाउड। इसकी मिसाल कनाडा ने पहले दे चुकी है। अगर आप याद होगा, क्यूबेक ने रेफरेंडम किया था टू सेपरेट फ्रॉम कनाडा, और 49-51% था वो रेफरेंडम। अगर 1-2% इधर उधर होता तो आज 2 टुकड़े हो जाता कनाडा। सो द कैनेडियंस हैव प्रूवन के दे बिलीव इन दिस वैल्यू ऑफ सेपरेशन। लेकिन बास इश्यूज पर अगर आप जाके देखें, इजराइल और फलस्तीनी के इश्यू पर अगर आप देखें, तो कनाडा ने वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पैलेस्टीनियंस को नहीं दिया जो, तो छोड़ दें आप ऑर्गेनाइज करें। जिस खालिस्तानी तो खुले आम मतलब वो अजीब अजीब बयानात करते विच आर क्वाइट वायलेंट इन नेचर, तो ऐसे कोई बयानात नहीं देते पैलेस्टीनियंस। तो पैलेस्टीनियंस को इन्होंने बुरी तरह से दबा के रखा हुआ है, इसराइल के एक्टिविटीज को वो दे डोंट क्रिटिसाइज। सो अगर आप कनाडा का पॉलिसीज को इसराइल और इंडिया के साथ कंपेयर करें, खालिस्तान और पैलेस्टाइन, देन यू विल सी दैट देयर आर डबल स्टैंडर्ड्स डेफिनेटली देयर। तो देखिए, इंडिया का जो पोजीशन हो गई है, इंडिया इज नॉट सेइंग कि ट्रीट अस फेयरली, इंडिया इज सेइंग ट्रीट अस एज अ स्पेशल केस, मेक कंसेशंस टू अस, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द न्यू इंडिया ना, कि पुरानी इंडिया तो बोलती थी ठीक है जो नियम है उस पर हम चलेंगे और आप हमको गलत नहीं कह सकते। अब इंडिया वैसा नहीं कह रही। इंडिया कह रही है कि हमारे जो हित में जो चीजें हैं वो हम करेंगे और आप एडजस्ट करें। आज की दुनियादारी में इतना ही। अब उम्मीद है अगले हफ्ते मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।